नमस्कार साथियों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का क्रमबद्ध अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। जो हिंदी व्याकरण राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना विशेष महत्व रखती है। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, राजस्थान पटवार ले लें, राजस्थान ग्राम सेवक ले लें, राजस्थान पुलिस एसआई ले लें, राजस्थान प्री बीएड ले लें, राजस्थान बीएसटीसी ले लें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का अपना विशेष महत्व है। और इसी क्रम में अपन आज शुरुआत करते हैं व्याकरण। दोस्तों, व्याकरण जो शब्द है और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में अपन पहले पढ़ेंगे। व्याकरण शब्द जो है वो वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस लूट प्रत्यय से बना है। लूट प्रत्यय ये संस्कृत का है और इस लूट प्रत्यय का जो हिंदी है उसको हिंदी में अन कहते हैं। इस प्रकार से अपन इस पूरे शब्द को व्यवस्थित करें तो यहां देखें, वह है और वह में से अपन ने ई को क्या किया, बाहर निकाल दिया, प्लस आ प्लस। अब यहां ध्यान देना, इस क्री में जो री है ये री बाहर निकलेगा और इस री को अर आदेश होगा। क्री में से क्या बाहर निकल गया, री बाहर निकल गया और इस री को किसका आदेश हो गया, अर आदेश हो गया। तो यहां शेष क्या बच गया, कै शेष बच गया। कै शेष रहा तो कै को अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया और इसके बाद में जो लूट है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अन कहते हैं। अब शब्द का निर्माण आपके सामने हो जाएगा। देखो यहां वह के बाद में ई यानी ई आ रहा है ना, तो आपके दिमाग में एक बात यहां आनी चाहिए कि ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है। ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो वहां ई को किसका आदेश होता है, यह का आदेश होता है। और कौन सी संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार। करें आगे, वह आधा है, आधा लिख दिया, ई को किसका आदेश हो गया, यह का आदेश हो गया। अब इस यह में देखो ये हलंत वाला है और इसके बाद में आ फिर कै और देखो ये अर और लिखा जाएगा तो फिर उतारेंगे अर और फिर शेष रह गया अन। अब शब्द आपके सामने आ चुका है, केवल शब्द को व्यवस्थित करना है और शब्द को व्यवस्थित करेंगे तो देखो वह यह में आ शामिल हो जाएगा, कै हलंत है, कै हलंत है तो इसमें ए शामिल होगा तो पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगी। फिर इस रे में ए शामिल होगा तो रे भी पूरा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, व्याकरण। और यदि किसी शब्द में रे के बाद में न आ रहा है तो उस न को किसका आदेश होता है, अणय का आदेश होता है व्यंजन संधि के अनुसार। तो ये शब्द क्या बन जाएगा अपने सामने, व्याकरण। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि व्याकरण जो शब्द है वो वी प्लस आ प्लस करण और इसके मेल से कौन सा शब्द बाहर निकल कर आया, व्याकरण शब्द बाहर निकल कर आया। तो ये तो अपन ने देखा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। और इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, देखो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। अब यहां मेरे मित्रों आप खुद बताओ कि भली भांति समझना, किसको भली भांति समझना, भाई अपन किसकी बात कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं। और व्याकरण किस में शामिल होता है, व्याकरण भाषा में शामिल होता है। व्याकरण किस में शामिल होता है, भाषा में शामिल होता है। और जो भाषा है ये भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। भाषा क्या है, माध्यम है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। लेकिन अपन यहां व्याकरण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों भाषा के माध्यम से अपन अपने
विचारों का विनिमय कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भली भांति समझना सिखाता है। किसको भली भांति समझना सिखाता है? भाषा को भली भांति समझना सिखाता है। भाषा को भली भांति कैसे समझा जाएगा? देखो, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, एक होता है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ध्यान से सुनना साथियों, शुद्ध उच्चारण, एक होता है शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग। इन तीन बिंदुओं को ध्यान रखना। यदि अपन को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, या अपन ये कहें कि किसी व्यक्ति को यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो वह कुशल वक्ता तो बन सकता है। अगर उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वह कुशल वक्ता तो बन सकता है, लेकिन भाषा का उसको शुद्ध लेखन किस प्रकार से होता है, भाषा का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से होता है, भाषा का शुद्ध प्रयोग किस प्रकार से होता है, इन सब का प्रयोग वह नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूं, भाषा के माध्यम से व्यक्ति कुशल वक्ता बन सकता है, लेकिन यदि उसको व्याकरण नहीं आती है तो वह उस भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं कर सकता, उस भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर सकता, उस भाषा का वह शुद्ध लेखन नहीं कर सकता। इन तीनों बिंदुओं का ज्ञान मानव को या मनुष्य को तभी होगा जब उसको किसका ज्ञान होगा? व्याकरण का ज्ञान होगा। तो व्याकरण के माध्यम से अपन शुद्ध लेखन सीखते हैं, शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। अब यहां अपन कह सकते हैं, देखो दोस्तों, यहां प्रश्न बनता है, कोई आपसे पूछ ले कि भाषा और जो व्याकरण है, भाषा और जो व्याकरण है, यहां ध्यान से सुनना, भाषा जो होती है और जो व्याकरण है, इन दोनों में से पहले कौन आया? देखो, इनमें से पहले भाषा आई, सबसे पहले भाषा आई, सबसे पहले भाषा, और उसके बाद में किसका प्रयोग हुआ? व्याकरण का। बाद में प्रयोग हो रहा है व्याकरण का, पहले भाषा आ चुकी थी। भाई, पहले भाषा आएगी तभी तो उसकी व्याकरण का ज्ञान करवाया जाएगा, तभी तो उसके लिए व्याकरण का निर्धारण करवाया जाएगा। भाषा आई नहीं, उससे पहले ही अपन उसकी व्याकरण का ज्ञान करवा रहे हैं, तो कहां से बना देंगे अपन व्याकरण? पहले भाषा आएगी, फिर उसके लिए व्याकरण का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले भाषा आई और उसके बाद में क्या आई? व्याकरण। अब यहां ध्यान से सुनना, भाषा जो होती है, ये भाषा किसके ऊपर आश्रित होती है? व्याकरण के ऊपर आश्रित होती है। व्याकरण के ऊपर कौन आश्रित होती है? भाषा आश्रित होती है। तो यहां अपन ने अभी तक व्याकरण जो शब्द है उसको देखा कि व्याकरण क्या होता है। मित्रों, व्याकरण शब्द को अपन ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण एक अपन ये कह सकते हैं कृति है, व्याकरण एक शास्त्र है। भाई, अपने सामने कोई पुस्तक होगी, उसी पुस्तक के माध्यम से तो अपन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण का कोई ग्रंथ होगा, उसी के माध्यम से तो अपन क्या करेंगे? व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण की परिभाषा अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग अपन भाषा का करना सीखते हैं। वही पुस्तक, वही ग्रंथ या वही कृति या वही शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। मित्रों, व्याकरण जो है इसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण जो है इसके 3 अंग हैं, व्याकरण के अंग। मित्रों, व्याकरण के 3 अंग हैं, और इन 3 अंगों में देखो, पहला जो अंग आता है वो है वर्ण विचार, दूसरा अंग जो है वह है शब्द विचार, तीसरा जो अंग है वह है वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पूरा का पूरा जो व्याकरण है
इन्हीं तीनों अंगों में समाहित है। कैसे समाहित है? देखो, वाक्य जो है ये शब्दों के मेल से बनता है, और शब्द है ये किसके मेल से बनते हैं? वर्ण के मेल से बनते हैं। दोबारा सुनना दोस्तों, वाक्य जो है ये शब्दों के मेल से बनता है, और शब्द जो है ये वर्ण के मेल से बनता है। तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अपन ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बना, और शब्द के मेल से क्या बना? वाक्य बना। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण तीनों ही अपना व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसी क्रम में आज अपन व्याकरण का पहला अंग शुरू करते हैं, वर्ण विचार। व्याकरण का पहला अंग शुरू करते हैं, और पहला अंग है वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार जो है यह अपन जो भाषा पढ़ते हैं उस भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान करवाता है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाता है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। जब तक अपन को किसी वर्ण का शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, किसी वर्ण को शुद्ध लिखना नहीं आता, किसी वर्ण का शुद्ध प्रयोग करना नहीं आता, तब तक अपन उस भाषा में पारंगत हासिल नहीं कर सकते। तो अपन को वर्ण विचार, और इस वर्ण विचार में अपन पहला वर्ण पढ़ेंगे। अब देखो, वर्ण, इसकी परिभाषा निकालते हैं। परिभाषा, वर्ण की परिभाषा देखो, ध्यान से सुनना। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। लेकिन किस रूप में है भाषा की सबसे छोटी इकाई? ध्यान से सुनना मित्रों, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। किस रूप में? लिखित रूप में। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और अपना वह प्रश्न गलत हो जाता है। तो ध्यान से सुने, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। किस रूप में? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। यहां इसी वर्ण के साथ साथ आप ध्वनि को भी याद रखें। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होती है, यह ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। लेकिन वर्ण को अपन ने परिभाषित कर दिया किस रूप में? लिखित रूप में परिभाषित कर दिया। तो यहां जो ध्वनि है, ये ध्वनि होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से। मौखिक रूप से, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई किस रूप में? मौखिक रूप में। कौन होती है? ध्वनि होती है। अब इन दोनों को समझिए आप कि मौखिक क्या होती है और लिखित क्या होती है। जैसे मेरे विद्वान साथियों, मैंने ए का उच्चारण किया, जब तक मैं उच्चारण कर रहा हूं तब तक वह ध्वनि है, मैंने उसको लिखित रूप प्रदान नहीं किया है। जब तक मैं किसी भी वर्ण का उच्चारण करूं, जैसे मैंने उच्चारण किया कै, अब मैं उच्चारण जब तक कर रहा था तब तक वह क्या था? ध्वनि। और यदि मैंने इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया तो यह क्या बन गया? वर्ण बन गया। जैसे मैंने उच्चारण किया ए और इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया, अब लिखित रूप प्रदान करते ही यह क्या हो गया? वर्ण बन गया। जब तक अपन अपने मुख से उच्चारित करते हैं तब तक वह ध्वनि कहलाता है। और यदि उसको लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है तो लिखित रूप प्रदान करते ही वह किस में बदल जाता है? वर्ण में बदल जाता है। इन दोनों में यही मुख्य अंतर है, वर्ण और ध्वनि में। दोनों है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।
मैंने बता भी दिया कैसे। जब तक अपन मुख से उच्चारित करते हैं तब तक वह ध्वनि कहलाती है, और यदि उसको अपन लिखित रूप प्रदान कर देंगे लेखन के माध्यम से तो वह क्या बन जाएगी, वह क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। अब यहां देखो कुछ प्रश्न निकल कर आए हैं मेरे विद्वान साथियों। पहला जो है प्रश्न, आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और किस रूप में, मौखिक रूप में पूछा जाए कि मौखिक रूप, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ध्वनि। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ध्वनि। यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे छोटी इकाई, और सबसे छोटी इकाई किस रूप में, लिखित रूप में, किस रूप में पूछा जा रहा है, लिखित रूप में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। अब यहां देखो ये दोनों जो प्रश्न हैं, मौखिक रूप से हो गई ध्वनि, लिखित रूप से हो गई वर्ण। कई बार क्या है, केवल प्रश्न इतना पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसमें मौखिक भी नहीं देता है और लिखित भी नहीं देता है। और ऐसा प्रश्न एक बार महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम हुई थी, उस महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम में पूछा था, और उसमें पूछा गया था भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। जब आपको ये न दें कि मौखिक में कौन सी होती है, लिखित रूप में कौन सी होती है, और केवल इतना पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखना मित्रों आपका उत्तर होना चाहिए ध्वनि। और उस एग्जाम में ध्वनि को ही उत्तर माना गया था, वर्ण को उत्तर नहीं माना गया था। तो इस बिंदु को यहां ध्यान से समझना मित्रों। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है, आपको ऑप्शन में लिखित, सॉरी प्रश्न में मौखिक और लिखित नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल क्या दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यही दिया हुआ है, तो आपका उत्तर ध्वनि होना चाहिए। और मैंने बता भी दिया आपको, यह प्रश्न एक बार पूछा हुआ है महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम में, और उस एग्जाम में उसका उत्तर माना गया था ध्वनि। अब ध्वनि क्यों होती है, देखो सबसे पहले अपन यदि एक क्रम की बात करें, ध्वनि और ध्वनि के बाद में क्या आया, वर्ण आया, तो पहले जो निर्माण है वो ध्वनि का हो रहा है, क्योंकि जब अपन उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि का उच्चारण कर चुके हैं अपन, और उसके बाद में उसको लिखित रूप प्रदान करते हैं। लिखित रूप बाद में प्रदान किया जा रहा है, पहले कौन सा रूप आ रहा है, ध्वनि वाला रूप आ रहा है, और जो पहले रूप आता है उस पहले आने वाले रूप को ही क्या माना जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। कुछ और प्रश्न यहां से बनते हैं मेरे साथियों, जैसे देखें कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, वह शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। यहां देखो क्या पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है कि प्रश्न में क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी बड़ी। पहले उसने क्या जोड़ दिया, अर्थ के आधार पर जोड़ दिया। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वर्ण के द्वारा शब्द बन गया तो उस शब्द का क्या निकलता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा रमन, मैंने आपके सामने लिखा रमन, मैंने आपके सामने जैसे लिखा विद्यालय, मैंने आपके सामने जैसे लिखा सज्जन, जैसे मैंने आपके सामने और उदाहरण दूं तो जैसे मैंने लिखा श्याम, ये सभी शब्द हैं और इनका क्या है, अर्थ है। केवल मैं लिखूं रह, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान दें, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। और यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए अर्थ, भावार्थ भी कह सकते हैं, के आधार पर
सबसे छोटी के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, छोटी इकाई तो शब्द हो गई, अर्थ या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर होगा वाक्य। क्या होगा? वाक्य। क्योंकि एक जो भाव होता है वो भाव वाक्य का होता है। वाक्य के माध्यम से अपन कहे गए वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का अर्थ लगा सकते हैं। शब्द के माध्यम से अपन वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का अर्थ नहीं लगा सकते। जब तक बोलने वाला जो वक्ता होता है वह पूरा कथन नहीं कहेगा, पूरा वाक्य अपने सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक अपन उसका अर्थ नहीं लगा सकते। इसीलिए अर्थ या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वाक्य होती है। अब यहां देखो, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। ऑप्शन भी सुनना ध्यान से। पहला ऑप्शन उसमें था मुहावरे वाक्य होते हैं तथा लोकोक्तियां वाक्यांश होती हैं। दूसरा ऑप्शन था मुहावरे वाक्यांश होते हैं तथा लोकोक्तियां वाक्य होती हैं। तीसरा ऑप्शन था मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों वाक्य होते हैं और चौथा ऑप्शन था मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों वाक्यांश होते हैं। तो यहां उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा लोकोक्ति जो है ये तो है वाक्य, क्योंकि लोकोक्ति के माध्यम से अपन उस कहे गए कथन का अर्थ निकाल सकते हैं, उसका भावार्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मुहावरे के माध्यम से अपन उस कहे गए कथन का अर्थ या भावार्थ नहीं निकाल सकते। तो लोकोक्ति और मुहावरे में यही प्रमुख अंतर है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है? वाक्य होती है। अब शुरू करते हैं अपन अपना, देखो, वर्ण। वर्ण से संबंधित अपन ने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली और उस प्रारंभिक जानकारी में अपन ने प्राप्त किया वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में? लिखित रूप में। फिर अपन ने देखा ध्वनि, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन किस रूप में? मौखिक रूप में। अब जब आपको यह कह दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ऑप्शन में मौखिक और लिखित नहीं दिया हुआ हो, तब वहां उत्तर क्या होगा? ध्वनि होगा। और कारण भी मैंने बताया, ध्वनि पहले आई और उसके बाद में क्या आया? वर्ण आया। इस कारण से सबसे छोटी इकाई किसको माना जाएगा? ध्वनि को माना जाएगा। और ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में और उस एग्जाम में उसका उत्तर क्या माना गया था? ध्वनि माना गया था। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। यहां एक और ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों कि अर्थ के आधार पर भाषा की केवल दो ही इकाइयां होती हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की केवल दो इकाइयां होती हैं। एक तो है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की दो इकाई है, एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। अर्थ के आधार पर केवल दो ही हैं, शब्द और वाक्य। क्यों? क्योंकि शब्द के माध्यम से अपन कोई ना कोई अर्थ निकाल लेंगे और वाक्य से पूरा अर्थ निकल कर आ जाएगा। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी इकाई होती है। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपना वर्ण विचार और उसमें अपन वर्ण के संदर्भ में पढ़े। देखो, वर्ण के प्रकार सबसे पहले लेते हैं वर्ण के प्रकार। परिभाषा अपन ने वर्ण की पढ़ ली। क्या पढ़ी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या मुख से उच्चरित या मुख से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है, जब उसको लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुख से उच्चरित यानी मुख से उच्चारण होने वाली जो ध्वनि है, जब उसको अपन किसी न किसी माध्यम या किसी प्रतीक के माध्यम से लिखित रूप प्रदान कर देंगे। मैंने बताया आपको, आप पैक का उच्चारण कर रहे हैं तब तक वह क्या है? ध्वनि है। लेकिन अपन ने इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया और लिखित रूप प्रदान कर दिया तो ये किस में बदल गया? वर्ण में बदल गया। आगे आता है वर्ण के प्रकार। देखो, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। और पहला जो प्रकार आता है वह है स्वर और दूसरा जो प्रकार है वह दूसरा प्रकार है व्यंजन।
वर्ण के प्रकार कितने? दो, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। देखो स्वर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन जो हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसको समझे यहां कि स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह क्या है? देखो ये जो स्वर है, ध्यान से सुनना कि स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसमें क्या अंतर है? स्वर जो है, जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तो स्वर तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जाता है। अर्थात जब अपन स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इसलिए ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, यानी किसी की सहायता नहीं लेते हैं, अकेले रहते हैं और अकेले ही अपना उच्चारण कर देते हैं। इनको अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सहारा लिए हुए भी इनका उच्चारण आसानी से हो सकता है, इनको किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप खुद देखो कि स्वतंत्र हुए या नहीं हुए। भाई जब किसी का सहारा लेते तो इसका मतलब स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते? निर्भर होते। जब वह सहारा देता तभी इनका उच्चारण होता, तब तो ये क्या नहीं होते? स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। व्यंजन में अपन ने पढ़ा स्वतंत्र नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, स्वर और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते हैं का मतलब है इनको यानी उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जब तक इनको अन्य वर्ण सहायता प्रदान नहीं करेगा तब तक व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जब स्वर इसको अपना सहारा प्रदान कर देगा तभी इसका क्या होगा? उच्चारण होगा। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। और मैंने बता दिया कैसे स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि व्यंजन को अपना उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और किसकी सहायता लेनी पड़ती है? अन्य वर्ण की, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के ये नहीं बोले जा सकते। जब इनको स्वर सहायता प्रदान करेगा तभी व्यंजन का उच्चारण किया जाएगा, अन्यथा व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इस कारण से ये निर्भर हो गए। किसके ऊपर निर्भर हो गए? स्वर के ऊपर निर्भर हो गए। इनको स्वर की आवश्यकता पड़ेगी तो बोलो ये स्वतंत्र हुए क्या? नहीं हुए ना। भाई सहारा लेना पड़ रहा है, अब सहारा लेना पड़ रहा है तो वह स्वतंत्र कहां से होगा? जैसे अपन अपने जीवन में देखें, यदि अपन को किसी का सहारा लेना पड़े, किसी भी कार्य के लिए यदि अपन को सहारा लेना पड़े तो अपन स्वतंत्र नहीं है ना। भाई सहारा ले रहे हैं, जब वह सहारा देना बंद कर देगा तो अपन स्वतंत्र कहां हुए? वह सहारा देगा तभी तो अपना काम होगा। यही इनके साथ है। अगर स्वर व्यंजन को ये कह दे कि भाई मैं तेरे को उच्चारण में सहायता प्रदान नहीं करूंगा, तो बोलो व्यंजन का उच्चारण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या नहीं होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। साथ साथ ये भी समझना मित्रों, देखो अपन ने देखा जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे? इसमें और भी कारण, और वो कारण क्या है? एक तो मैंने बता दिया स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते क्यों? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन में बता दिया इनको अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और अन्य किस वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और दूसरा कारण और देखते हैं, किसका कारण? स्वतंत्र होते हैं इसका। देखो जब अपन किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी भी स्वर का यदि उच्चारण करते हैं तो अपने मुख से वायु बाहर निकलती है। अपने मुख से क्या बाहर निकलती है? वायु, जिसको कि अपन हिंदी व्याकरण में कहते हैं प्राण वायु।
अपने मुख से प्राण वायु बाहर निकलती है, और जब अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और अपने मुख से जो प्राण वायु बाहर निकलती है, उस प्राण वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती, तो वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। भाई अपन किसी का सहारा नहीं लेंगे, जब अपन किसी का सहारा नहीं लेंगे तो चाहे अपन कोई भी काम करें, अपन दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, तो अपने मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती, किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि स्वर जो होते हैं ये किसी का सहारा नहीं लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनके वायु के मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरोध, बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। जबकि व्यंजन जो होता है, इस व्यंजन के मार्ग में रुकावट, बाधा या जो अवरोध होता है वह उत्पन्न होता है। बिना अवरोध, बाधा, रुकावट के इनका उच्चारण आसानी से नहीं होता है, तो उनको क्या कहेंगे? अपन व्यंजन कहेंगे। दोनों की परिभाषा मैं दोबारा से बोल रहा हूं आपके सामने। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। जब स्वर का उच्चारण किया जाता है तो अपना जो मुख होता है, उस मुख से निकलने वाली जो वायु होती है या प्राण वायु जो होती है, उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। व्यंजन में इसका उल्टा हो जाएगा, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब ये स्वतंत्र नहीं है, अर्थात क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है तो इनके मार्ग में जो वायु का मार्ग है, उस मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध क्या होता है? उत्पन्न होता है। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। यहां देखो साथियों, यहां आ रहा था रुकावट, बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और यहां आ रहा है रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है। यहां आया स्वतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वरों को उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन को किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यह दोनों में क्या हो गया? अंतर, या ये कहें कि ये दोनों की क्या हो गई? परिभाषा। आगे देखें मित्रों, अपन अब लेते हैं स्वर। वर्ण के प्रकार कर लिए अपन ने, वर्ण के दो प्रकार किए, स्वर और व्यंजन, दोनों को अपन परिभाषित कर चुके हैं, और उसी क्रम में अपन लेते हैं स्वर। परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं मित्रों स्वर की, अभी अपन ने पढ़ ली है। क्या पढ़ी अपन ने स्वर की परिभाषा? स्वर की परिभाषा पढ़ी, स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, वायु के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध, बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, उसे ही क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वे वर्ण जिनको अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अब मित्रों बात आती है स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या देखो मित्रों, स्वर की संख्या 11 होती है। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। चाहे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपसे, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11 होंगे। देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं? 11 होंगे। हिंदी के प्रारंभिक स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। यहां कोई अंतर नहीं है। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। अब वो 11 कौन कौन से हैं वो देखें। ए, आ, ऋस्व री, ई, दीर्घ ई, ऋस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई संख्या? 11 हो गई। तो स्वर संख्या में कितने हुए? 11 हुए। इनकी मात्राओं को भी देखें कि इनकी मात्रा किस प्रकार से लगती है। देखो जो
ए है इसकी मात्रा, आ है, ए की जो मात्रा है, आ है इसकी मात्रा, ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। ये इनकी मात्राएं होती हैं। तो स्वर संख्या में कितने हुए? 11 स्वर होते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है? 11। अब मेरे विद्वान साथियों, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, देखो स्वर के जो प्रकार हैं और उन स्वर के प्रकार में जो पहला प्रकार आता है वह पहला प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला प्रकार किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। अभी तक देखो अपन ने पढ़ा स्वर की संख्या कितनी? 11। 11 के 11 स्वर मैं आपके सामने लिख चुका हूं। ये 11 स्वर होते हैं, इनकी मात्राएं क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है स्वर के प्रकार, और स्वर के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी निर्माण के आधार पर या बनावट के आधार पर। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होता है इसके दो प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए अपन पढ़ रहे हैं स्वर के प्रकार, और स्वर के प्रकार अपन ने कितने किए? 2। पहला कौन सा किया? स्वर के प्रकार, और स्वर के प्रकार में अपन ने पहला लिया किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। और कितने व्युत्पत्ति के आधार पर? 2। अब देखो ये 2 कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार आता है वह है मूल स्वर। दूसरा जो प्रकार है वह है संधि स्वर। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। देखो मूल स्वर, दोनों की परिभाषा को देखें अपन या दोनों के अंतर को देखें अपन। देखो पहले ये समझो कि ये क्या है, किसके आधार पे बांट रहे हैं अपन? किसी भी परिभाषा को, चाहे वो वर्ण से संबंधित हो, उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखो कि ये पूछना क्या चाह रहा है, उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या पूछ रहा है अपन को, किसके आधार पे पूछ रहा है। अपन ने देखा किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। और आपको पता है व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? रचना, यानी इनकी रचना कहां से हुई है। अब रचना कहां से हुई है? जो मूल स्वर है, ये मूल स्वर और जो संधि स्वर है, इन मूल स्वरों का जो निर्माण है या जो इनकी रचना है वो अपने आप हुई है, अपने आप। और जो संधि स्वर है इनका जो निर्माण है ये अपने आप नहीं हुआ है, इनका निर्माण अपने आप नहीं हुआ है, अपने आप नहीं। अर्थात जैसा अपन स्वर और व्यंजन में देखा था, मूल स्वर का निर्माण अपने आप होता है और संधि स्वर का निर्माण अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है। कैसे? देखो मूल स्वर जो हैं इनको अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। संधि स्वर जो हैं इनको अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि संधि स्वर का तो जो निर्माण है या इसका जो उच्चारण है वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के नहीं हो सकता। जैसे देखो एक तो है ए, एक है विश्व,
ई, एक है ऋस्व उ और एक है री। ये चार है, ये चारों के चारों मूल स्वर हैं। और आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? संधि स्वर है। अंतर इनमें एक बार ध्यान से समझे। देखो, ये चार मूल स्वर होते हैं संख्या में, और ये जो है 7 संधि स्वर होते हैं। जब आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाए हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं? 4। हिंदी भाषा में संधि स्वर कितने हैं? 7। अब कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेता है निम्न में से मूल स्वर नहीं है। तो जब तक आपको ये तो पता है 4 होते हैं, लेकिन 4 कौन कौन से होते हैं, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप उस प्रश्न को नहीं कर सकते। क्या प्रश्न? निम्न में से मूल स्वर है या निम्न में से मूल स्वर नहीं है। इसका पता अपन, या इस प्रश्न का उत्तर अपन तभी दे सकते हैं जब अपन उन चारों को अपन को याद है, उन चारों को अपन जानते हैं कि ये 4 मूल स्वर होते हैं और ये 7 क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। यहां देखो, ये जो मूल स्वर है, आप खुद बताओ मेरे को, आप ए के टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। आप मेरे को बताओ, ऋस्व जो ई है इसके टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऋस्व उ है, इसके टुकड़े कर सकते हो? नहीं होंगे इसके टुकड़े भी। वी है, इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं होंगे। यहां देखें, आ में देखें, आ जो है ये ए प्लस ए से मिलकर बना। इसी प्रकार जो ई है, ये दीर्घ ई है, ये ऋस्व ई प्लस ऋस्व ई से बना। दीर्घ उ जो है ये ऋस्व उ प्लस ऋस्व उ से बना। ए को देखेंगे तो ए प्लस ई से मिलकर बना। आई को देखेंगे तो ये आई ए प्लस ए से मिलकर बना। ओ को देखेंगे तो ये बना ए प्लस उ से मिलकर बना। औ को देखेंगे तो ये बना ए प्लस ओ से मिलकर बना। अब यहां देखो, क्या ऊपर जो मूल स्वर मैंने 4 लिखे हैं इनके कोई टुकड़े हो रहे हैं? नहीं हुए ना। जबकि संधि स्वर में टुकड़े हो रहे हैं। ए प्लस ए, आ के टुकड़े, दीर्घ ई के ई प्लस ई, दीर्घ उ के उ प्लस उ, ए के हुए ए प्लस ई, आई के हुए ए प्लस ए, ओ के हुए ए प्लस उ, औ के हुए ए प्लस ओ, यानी टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब आ का उच्चारण करेंगे तो ए प्लस ए होगा, तभी उसका उच्चारण हो सकता है, अन्यथा उच्चारण नहीं हो सकता। तो जब आ का निर्माण हुआ, आ का निर्माण हुआ तो ये क्या अकेला आ गया? नहीं, इसको किसकी सहायता लेनी पड़ी? ए की सहायता लेनी पड़ी। इसी क्रम में ई को देखेंगे तो ई को भी किसकी सहायता लेनी पड़ी? ऋस्व ई की सहायता लेनी पड़ी। दीर्घ उ को देखेंगे तो दीर्घ उ को भी किसकी सहायता लेनी पड़ी? ऋस्व उ की सहायता लेनी पड़ी। और ए को देखेंगे तो ए में तो देखो ए प्लस ई, ए प्लस ई। यहां तो दोनों के दोनों वर्ण क्या आ रहे हैं? ऋस्व आ रहे हैं। देखो ए में ए में ए प्लस ई, दोनों ऋस्व हैं। आई में ए प्लस ए, दो एक आई ए आ गया, उसमें देखो ए प्लस उ, यहां भी दोनों ऋस्व हैं। ए प्लस ओ, एक ऋस्व और एक ओ आ गया। तो कहने का मतलब मूल शब्दों का जो निर्माण होता है वो अपने आप होता है। इनको अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते, और जब टुकड़े नहीं हो सकते तो इसका मतलब अन्य कोई वर्ण इसमें शामिल नहीं है। जबकि संधि स्वर जो होते हैं इनको अपने निर्माण के लिए मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना किसी मूल स्वर की सहायता के संधि स्वर का निर्माण नहीं हो सकता। संधि स्वरों को अपने निर्माण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। चाहे आप प्रत्येक संधि स्वर में देख लें, एक जो मूल स्वर है वो आ रहा है ए, ई, उ, ए, सभी में आ रहा है एक मूल स्वर। और यहां से आप एक, जैसे भाई आपके सामने आई लिखा हुआ है और इसका निर्माण हुआ
ए प्लस ऐसे, और यदि आगे और टुकड़े करना चाहें तो अपन कर सकते हैं ए प्लस और ए का निर्माण ए प्लस ई से, तो बोलो सारे सवर क्या हो गए, मूल स्वर आ गए ना सारे, ए भी मूल स्वर है, ए भी मूल स्वर है और ई भी क्या है, मूल स्वर है। तो चाहे किसी भी दृष्टि से देख लें, संधि स्वरों को अपने निर्माण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, जबकि संधि स्वरों को अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो मित्रों, अपन ने स्वर का पहला प्रकार पढ़ा किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला उसमें मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 और संधि स्वरों की संख्या 7। मूल स्वर किसे कहेंगे, जिनको अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह मूल स्वर कहलाता है। और जिसको अपने निर्माण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि स्वर को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो संधि स्वर में स्वर शामिल किए जा रहे हैं उनका संधि विच्छेद हो सकता है, और संधि विच्छेद हो सकता है, तो इसी कारण से इसको क्या नाम दे दिया गया, संधि स्वर नाम दे दिया गया। लेकिन संधि स्वर पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर रहता है, मूल स्वर के ऊपर निर्भर रहता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बाकी आगे की क्लास अपन आगे देखेंगे। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।